हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी साथी पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके मन में विचार है कंटेंट को लेके, वो आप कमेंट में साझा कर सकते हैं। तो जो आज का जो टॉपिक है मेरा, वो गेज आर&आर, बेसिकली रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो ये बेसिकली कंटिन्यूएशन है पिछले टॉपिक का, जो बेसिकली हमने बात की थी पिछले टॉपिक में। तो उसी का कंटिन्यूएशन है गेज आर&आर, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं गेज आर&आर। अगर मैं बात करूं तो काफी ब्रॉड टॉपिक है। इसके इसको गेज आर&आर करते टाइम कई सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है, जिस उसके बेस पर डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है, किस टाइप का, कौन सा टाइप यूज करना है। उसका डेटा क्या रहेगा, नंबर ऑफ ऑपरेटर क्या रहेंगे, राइट, ट्रायल क्या रहेंगे, बहुत सारी चीजें। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो स्टडी के टाइप है वो क्या क्या है हमारे, जिसके हम बेसिकली गेज आर&आर करते हैं। तो वो बेसिकली 3 टाइप की है। एक है क्रॉस गेज आर&आर, जो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है। देन नेस्टेड गेज आर&आर एंड देन एक्सपेंडेड गेज आर&आर। तो क्रॉस गेज आर&आर में बेसिकली सेलेक्टेड क्रॉस गेज व्हेन ईच ऑपरेटर मेजर ईच पार्ट। फॉर एग्जांपल 10 पार्ट है, 2 ऑपरेटर है, तो वो दोनों ऑपरेटर उन 10 पार्ट को अलग अलग मेजर अगर कर रहे हैं तो वो हमारा क्रॉस गेज आर&आर वाली एक्टिविटी में, मेथड में, बेसिकली स्टडी में होता है यूज। और जब हम नेस्टेड गेज आर&आर की बात करते हैं, तो जब एक ऑपरेटर केवल एक पार्ट को मेजर करता है, और ये हमारा बेसिकली डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में यूज होता है। नेस्टेड गेज आर&आर। एक्सपेंडेड गेज आर&आर की अगर मैं बात करूं, ये वाली जो मेथोडोलॉजी है, ये वाली जो स्टडी है, तब यूज में आती है जब हमारी कंडीशन जो है 2 या 2 से ज्यादा हो। और इसको हम तब भी यूज कर सकते हैं जब हमारा डेटा इनकम्प्लीट हो या कोई पर्टिकुलर डेटा पॉइंट मिस हो, तो भी हम इस स्टडी को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली जो हमारे टेक्निक्स हैं, जिसके बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं GR&R को, या अपने सिस्टम को मेजर करते हैं, तो वो क्या है। वो बेसिकली जो अभी यूज होती है, वो हमारी 3 टेक्निक्स यूज में आती हैं। एवरेज एंड रेंज मेथड, देन अनोवा। सबसे पहले रेंज मेथड, देन एवरेज एंड रेंज मेथड, एंड देन अनोवा। अगर मैं बट्टू 3, 1 फॉर बेस्ट और 3 फॉर वर्स्ट मींस आई कैन से लाइक 1 फॉर गुड और 3 फॉर बेस्ट अगर मैं देना चाहूँ, तो 1 हो गया फॉर रेंज मेथड और 3 हो गया फॉर अनोवा। तो हमारा अनोवा जो है वो एडवांस मेथोडोलॉजी है बेसिकली। तो अभी हम बात करते हैं कि रेंज मेथड क्या है। रेंज मेथड बेसिकली एक क्विक अप्रोक्सीमेशन दे देता है मेजरमेंट वेरिएबिलिटी के बारे में, बट वो जो है कंप्यूट नहीं करता रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी से रिलेटेड डेटा कंप्यूट नहीं करता, केवल एक वेरिएशन के बारे में एक डेटा आपको दे देगा। अगर मैं एवरेज एंड रेंज मेथड की बात करूं, तो ये बेसिकली क्वांटिफाई करता है मेजरमेंट सिस्टम की वेरिएबिलिटी को, एंड प्रोवाइड करता है रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड पार्ट वेरिएशन। ये जो है हम केवल क्रॉस गेज आर&आर में परफॉर्म कर सकते हैं। इस वाली मेथोडोलॉजी को क्रॉस गेज आर&आर के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं अगर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात करूं, तो इट इज अ मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड एक्यूरेट मेथड। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे एडवांस है ये, जो सिस्टम के रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को बेसिकली कैलकुलेट करता है। इट आल्सो क्वांटिफाई वेरिएबिलिटी ऑफ interaction between the operator and parts. So and gauge R&R can be done with ANOVA method. ये तीनों जो हमारी मेथोडोलॉजी जिसके बारे में मैंने बात की थी, क्रॉस्ड और आपका नेस्टेड और एक्सपेंडेड, तीनों ही मेथोडोलॉजी पे यूज कर सकते हैं हम अनोवा को। जबकि हमारा एवरेज एंड रेंज किस पे यूज हो रहा था, केवल क्रॉस गेज आर&आर के साथ। तो अभी मैं इस वाले वीडियो में जो बात करूंगा, वो बेसिकली क्रॉस गेज आर&आर के साथ एवरेज एंड रेंज मेथड कैसे यूज करते हैं उसमें बात करेंगे। अब जब हम बात करते हैं बेसिकली डेटा कलेक्शन की और ऑपरेटर्स की, तो जो हमारे जो एक्सपर्ट है इंडस्ट्रीज में, वो
बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, कई एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं कि 30 सैंपल, 50 सैंपल और मोर देन 20 सैंपल इज अ गुड सैंपल साइज फॉर गेज R&R। बट इसमें अगर हम जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना सैंपल साइज आप ज्यादा लोगे उतना डेटा की एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, बट देयर आर सम लिमिटेशंस। पहला तो यह है कि आपकी जो कॉस्ट है, सैंपल साइज जो इंक्रीज करोगे उसी हिसाब से आपका MSc की बेसिकली कॉस्ट इंक्रीज होती चली जाएगी। दूसरा, एक्सेल में के साथ लिमिटेशंस है। अगर आप इसको आप 20 तक तो आप इजीली कंप्यूट कर सकते हो, क्योंकि आप उसके लिए AIG की एक टेबल है, वो आप उसका रेफरेंस लेके आप यूज कर सकते हो। अगर आप मोर देन 20 सैंपल आप जा रहे हैं तब आपके लिए सॉफ्टवेयर ही बेटर होगा, लाइक मिनी टैब आप यूज कर सकते हो। बट अभी जो AIAG जो रिकमेंड करता है वो बेसिकली अप टू 10 सैंपल विद 2 और 3 ऑपरेटर रिकमेंड करता है। तो अभी हम अगर बात करें तो हमने 5 सैंपल इसमें लिए हैं अपनी इस स्टडी में। अगर हम जो हमने जो अपना इस स्टडी में लिए हैं वो एवरेज एंड रेंज मेथड को कैलकुलेट के हिसाब से गेज R&R कैलकुलेट करने के लिए वो हमने बेसिकली 5 सैंपल लिए, 3 ऑपरेटर, जो हर एक ऑपरेटर 3 ट्रायल परफॉर्म करेगा। करेक्ट। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम जो आज कैलकुलेट करेंगे इसमें, वो इक्विपमेंट वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्ट वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और टोटल वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो बेसिकली इक्विपमेंट वेरिएशन को कैलकुलेट डिनोट करते हैं EV से, पार्ट वेरिएशन को अप्रेजर वेरिएशन को डिनोट करते हैं AV से, और रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी को डिनोट करते हैं R&R से, और टोटल वेरिएशन को डिनोट करते हैं TB से। तो अब हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ तो ये फॉर्मूले दे रखे हैं। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कोई एक डेटा, कोई एक लेंथ है, कोई भी एक पर्टिकुलर डायमेंशन है जो A ऑपरेटर ने 5 पार्ट की मीजर की ट्रायल 1 में, तो ये वाला डेटा पॉइंट आया, ठीक है। जब उसने ट्रायल 2 किया इन 5 पार्ट पे रैंडमली, तो उसका ये डेटा आया। जब A ने थर्ड ट्रायल किया तब उसका ये डेटा आया। अब ये ही 5 पार्ट पे B ने भी ट्रायल परफॉर्म किया, करेक्ट, तो उसका भी सर्टेन डेटा आया। ऐसे ही C ने भी। ये तीनों बेसिकली मेरे ऑपरेटर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया हमने इनका एवरेज निकाल लिया कि जो मेरा 3 ट्रायल किया उन पार्ट 1 का उसका क्या एवरेज आया। तो एवरेज आप देखोगे तो ये पार्ट वाइज एवरेज है बेसिकली। अब क्या किया फिर नेक्स्ट फेज में हमने रेंज निकाल ली कि जो मेरा पार्ट 1 किस रेंज से किस रेंज के बीच में फॉल कर रहा है। रेंज के लिए बेसिकली हम मैक्सिमम से माइनस को, जब जो हमारा रीडिंग्स आई पार्ट 1 की 3 ट्रायल में जो रीडिंग आई उसका जो मैक्सिमम से माइनस मिनिमम को माइनस करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो बेसिकली रेंज होगी। देखोगे आप तो सेम यहाँ पे मैंने कर रखा है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो जो आया मेरा ये बेसिकली मेरी रेंज हो गई 3.35, करेक्ट। तो इन सेम वे हमने अब 5 पार्ट तक की रेंज निकाल ली और एवरेज निकाल लिया। उसके बाद फिर हमने ARR मींस एवरेज का एवरेज, जो मेरा एवरेज आया उसका एवरेज निकाल लिया। फिर जो मेरी रेंज आई, रेंज का एवरेज वो निकाल लिया हमने। इसी तरीके से हमने एवरेज का एवरेज और रेंज का एवरेज निकाल लिया अप्रेजर A, B और C दोनों का। अब बात करते हैं, फिर हमने निकाला RRR। ये जो भी मैं वैल्यू की जो भी मैं बात कर रहा हूँ, अप्रेजर का एवरेज और रेंज का एवरेज, इन सब की आगे आने वाले जब हम EB, AB और TB निकालेंगे और CRR निकालेंगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमने क्या किया, फिर नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया, RRR निकाल लिया, एवरेज रेंज ऑफ ऑल अप्रेजर। तो ऑल अप्रेजर की जो रेंज थी, जो एवरेज था वो ये था, अप्रेजर C, B और A, ठीक है। तीनों को सेलेक्ट करके हमने इनका एवरेज निकाल लिया। तो जो मेरे तीनों ऑपरेटर का जो रेंज का एवरेज आया वो बेसिकली मेरा 0.367 आ गया। उसके बाद क्या किया फिर हमने, जो अप्रेजर, दो मेरे तीनों अप्रेजर हैं उनके जो एवरेज का डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लिया। तो उसके लिए हमने क्या किया, तीनों को कंसीडर करके जो मैक्सिमम और तीनों के एवरेज में से जो मैक्सिमम है उसके माइनस को घटा के हमने डिफरेंसेस निकाल लिया एवरेज का। तो मेरा 0.462 है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ पार्ट एवरेजेस। पार्ट एवरेज कहाँ है हमारा,
पार्ट एवरेज है ये बेसिकली क्या है, ये जो मेरे तीनों एवरेज थे, तीनों एवरेजर के जो एवरेज थे उनका एवरेज बेसिकली होगा पार्ट एवरेज। तो पार्ट एवरेज में क्या किया हमने, पार्ट एवरेज मैंने पांचों पार्ट का, तीनों ऑपरेटर्स का जो एवरेज आया उसको हमने पार्ट एवरेज का निकाल लिया। तो मेरा कितना आया 2.163, करेक्ट। सो अभी अब मैं बात करता हूं, पार्ट एवरेज हो गया, देन पार्ट रेंज। जैसे हमने पार्ट एवरेज निकाला, सेम उसी फॉर्म में उन सारे का सबकी रेंज डेटा सेलेक्ट करके मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दिया, तो मेरा पार्ट रेंज आ गई। तो पार्ट एवरेज निकाल लिया, पार्ट रेंज निकाल ली, उसके बाद एवरेज रेंज भी निकाल ली हमने, तीनों अप्रेजर की डिफरेंसेस निकाल लिए, जो भी मेरे अप्रेजर के जो एवरेजेस थे ओवरऑल, उसके बाद रेंज भी निकाल ली पार्ट रेंज की, पार्ट एवरेजेस की। अब क्या करते हैं, अब हम निकालेंगे ईवी। ईवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईवी का फॉर्मूला हमारा है आर डबल बार इंटू K1। K1 बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, K1 के लिए हमें D2 की वैल्यू चाहिए होती है, जो हमारी इस वाले टेबल से आएगी। ये टेबल बेसिकली AIAG का मैनुअल आप ओपन करोगे तो उसमें ये लास्ट में जाके ये टेबल दे रखी होगी बाय डिफॉल्ट, इसमें कुछ वैल्यूज रहती हैं। अब वो वैल्यू कैसे चूज करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हमें निकालना है ईवी, इक्विपमेंट वेरिएशन। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है आर डबल बार इंटू K1। आर बार हमारा ये रहा, करेक्ट। अब हमें K1 कैसे निकालना है, तो K1 मेरी वैल्यू डिपेंड करती है D2 पे, और K1 के लिए जब मैं D2 की बात करता हूं तो D2 वैल्यू कैन बी फाइंड इन द टेबल, दैट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट एंड ऑपरेटर। तो नंबर ऑफ ट्रायल मैंने कितने परफॉर्म किए हैं, अगर आप देखोगे 3 ट्रायल परफॉर्म कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखो, आप इनको देखोगे तो 3 ट्रायल हर बंदे ने का परफॉर्म किया है। अब मेरा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है पार्ट और ऑपरेटर का, 5 पार्ट 3 ऑपरेटर, यानी कि 15 हो गया मेरा कॉम्बिनेशन। तो नंबर ऑफ ट्रायल कितना लिया 3, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो गया मेरा 15। तो मेरा अगर मैं 4 ट्रायल की बात करूं तो मेरा जो K1 K2 के जो ईवी निकल के आएगा, क्योंकि हम 3 ट्रायल यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो D2 हो गया वो ये हो गया, ठीक है। अभी देखो मैंने K1 ले लिया, K1 मैंने D2 K1 लिया है, तो K1 कैसे निकाला है, K1 का मल्टी डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 डिवाइड बाई D2 वैल्यू, तो हमारा K1 आ जाएगा, K1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो EV आ जाएगा। अब बात आती है कि ये जो D2 की वैल्यू है 1.70804 या 1.41965, ये कैसे सेलेक्ट की, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ट्रायल क्या है और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है पार्ट और ऑपरेटर के। तो हमारे नंबर ऑफ ट्रायल क्या थे 3, और कॉम्बिनेशन क्या है क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पार्ट इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटर। तो हम ऑपरेटर कितने ले रहे हैं 3, नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, करेक्ट। तो अभी हमें सेलेक्ट करनी है ये वाली वैल्यू ट्रायल 3 के लिए, करेक्ट, और 15 हमारा जो कॉम्बिनेशन आ रहा है पार्ट का उसका। तो वो कैसे लिया है, बेसिकली ये जो रो डिनोट कर रहा हूँ K1 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, भी ध्यान रखना। तो उसके केस में ये हमारा सब ग्रुप साइज है, ये हो गया नंबर ऑफ ट्रायल इस रो में। अब जबकि इसके ये जो कॉलम दे रखे हैं, और जब मैं रो की बात करूंगा तो ये बेसिकली हो गया मेरा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो वो कितना था मेरा 15, तो ट्रायल 2 था मेरा, ट्रायल 3 कर रहा हूं यानी कि ये वाला कॉलम, और मेरा जो कॉम्बिनेशन है 15, तो मेरा ये वाली वैल्यू हो गई, करेक्ट। तो अब इस वैल्यू को देखो जूम करके मैं दिखाता हूँ, वो मैंने वहां पे सेलेक्ट करके रख लिया है जिससे कि इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो देखो 1.70804 सेम वैल्यू मैंने यहां ले रखी है, ठीक है। अब मान लो मैं ट्रायल 2 कर रहा हूं, ऑपरेटर मेरे अभी भी ऑपरेटर और मेरा पार्ट वही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ट्रायल 2 यानी कि ये वाला कॉलम, और ऑपरेटर मेरे अभी 15 है, तो यानी कि ये वाली वैल्यू हो गई ट्रायल 2 का कॉम्बिनेशन 15, तो 1.14965, करेक्ट। ये देखो ये तरीका होता है। अब मान लो आप सैंपल ले रहे हो, ईवी निकालना है और सैंपल आपका मोर देन 15 है, अब मोर देन 20 है, तो यहाँ पे मोर देन 20 के लिए उस केस में आप 1.69257 फॉर ट्रायल 3 और 1.128384 फॉर ट्रायल 2, करेक्ट। इसी तरीके से मान लो ट्रायल 4 5 लेने हैं और मान लो कॉम्बिनेशन यही है, तो फिर ये वाला कॉलम रेफर करोगे, ठीक है।
तो ट्रायल के लिए बेसिकली आप कॉलम फॉलो करोगे और कॉम्बिनेशन के लिए आप रो फॉलो करोगे। तो जो उसका कॉम्बिनेशन है, जो भी वैल्यू दे रखी है उस पर्टिकुलर सेल में, वो वैल्यू आपको मेजर करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा E1 निकल आया। E1 मतलब मैंने बताया था R1 आर डबल बार इंटू K1। तो K1 हमारा ये रहा फॉर ट्रायल थी जैसे मैंने बताया, और हमारा R डबल बार ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके EB आ गया। अब बात करते हैं, कैलकुलेट करते हैं AB की। तो जब हम AB की बात करेंगे, हाँ, तो अब हम बात करते हैं AB की। जब हम AB की बात करेंगे तो अगेन हमें K2 फाइंड करना है। K2 अब हम फाइंड करना है K2 में अगेन हमें D2 की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा D2 की वैल्यू टेबल हमें सेम रेफर करनी है, बट थोड़ा यहाँ पे लॉजिक चेंज हो जाता है। K2 बेसिकली डिपेंड करता है हमारा नंबर ऑफ अप्रेजर पे। अप्रेजर कितने हमारे 3 है, तो इसमें बेसिकली जो सेटिंग G है वो हम 1 रखते हैं। यू आर द रीजन इज क्योंकि वी आर एनालाइजिंग द वेरिएशन बिटवीन ऑपरेटर बेस्ड ऑन अ सिंगल पार्ट, allowing you to isolate and assess the operator variability without introducing additional वेरिएशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट। तो इसमें बेसिकली जब हम K2 को अलाउ कर रहे होते हैं तो हम इसमें अप्रेजर के बीच में बेसिकली वेरिएशन की बात करते हैं। जी की जो वैल्यू है, वो जो कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे वो फिक्स कर देते हैं, उसको 1 एज्यूम कर लेते हैं, जिससे कि कोई दूसरा उसमें वेरिएशन अंदर ना इंट्रोड्यूस हो। तो उसका अवॉइड करने के लिए हम केवल अप्रेजर के बीच में वेरिएशन कंसिडर करके चल कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए केवल K2 AB के केस में K2 में नंबर ऑफ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अप्रेजर पे। तो अगर मैं बात करूं, अगर अप्रेजर 2 है तो मेरी वैल्यू 1.421 हो गई। अगर मेरे अप्रेजर 3 है तो मेरी वैल्यू 1.91155 होगी D2 की। तो अब वो कैसे हो रही है, तो वो मैं अगेन आपको समझाता हूँ। तो अगर आप देखोगे, मैंने फिर वही बोला, अप्रेजर के केस में हमने ये फॉलो करना है। ठीक है, कॉलम। तो यहाँ पे 2 के लिए कितना दे रखा है 1.41421, और 3 के लिए तो अगर मान लो 4 है तो ये वाली वैल्यू, 5 है तो ये वाली वैल्यू। जितने अप्रेजर उतनी वैल्यू उस कॉलम में, जो सेल में पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है। क्योंकि जी हमने अभी बोला था नंबर ऑफ सब ग्रुप, वो हमें 1 मानना है। करेक्ट। के जब हम ए बी निकालने के लिए जब हम K2 निकाल रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में हमें जितने नंबर ऑफ अप्रेजर है उतना ही हमें उसी पर्टिकुलर सेल में जाके जो वैल्यू मेंशन है वो हमें कंसिडर करनी है। तो अभी जब मैं AB की बात कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया AB के लिए मुझे चाहिए K2। तो K2 के लिए अप्रेजर चूंकि हमारा 3 है तो हम ये वाला वैल्यू रेफर करेंगे 1.9115। तो मैंने K2 कैलकुलेट कर लिया। K2 वही सेम फॉर्मूला सेम है, K2 K1 K3 सबके लिए, बस G2 की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इसके केस में हमारा 0.523136 आ गया। अब बेसिकली बात आता है कि अप्रेजर का मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो उसका ये है अंडर रूट एक्स बार डिफरेंस इंटू K2 का होल स्क्वायर माइनस EB का स्क्वायर अपॉन n इंटू R। ये हमारा फॉर्मूला है। अब बात है कि अगर मान लो आपको ये फॉर्मूला पिक्टोरियल वे में सेम इस तरीके से दिखाना है, आपको ये मैंने पिक्चर नहीं लगाई है, एडिटेबल है अगर आप देखोगे। तो इसको एक ट्रिक बताता हूँ मैं, इसका कुछ नहीं करना है आपको, जाके इंसर्ट में जैसे ही जाओगे आप तो आपको यहाँ इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन में जिस तरीके का फॉर्मूला है, ठीक है, उस तरीके की आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे और अपना वैल्यू टाइप करोगे। तो अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमारा अंडर रूट है, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, करेक्ट, देन एक्स बार, करेक्ट, एक्स बार, इस तरीके से आप इसको यूज कर लोगे। करेक्ट। तो फिर अब मैं बात करता हूँ इस फॉर्मूले को हमें एक्सेल में अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए हमारा स्क्वायर रूट एक फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट इंटू एक्स डिफरेंस। एक्स डिफरेंस कहाँ है मेरा, एक्स डिफरेंस आप देखोगे ये रहा, करेक्ट, इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, स्क्वायर रूट इंटू एक्स डिफरेंस इंटू K2। अब K2 कहाँ है मेरा, K2 एवरेजर 3 के लिए मेरा ये रहा, करेक्ट। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है अगर आप देखोगे तो, ठीक है।
फिर उसके बाद इनका होल स्क्वायर करने के बाद माइनस ईवी, ईवी मेरा कहाँ है, ईवी हमने निकाला था ये रहा, करेक्ट, इसका होल स्क्वायर एंड देन एन इंटू आर, एन हमारा और आर कितना हो गया, ऑपरेटर और जो हमारा नंबर ऑफ पार्ट थे उसके मल्टीप्लाई, वो कितना हो गया 15। तो आप सेम देखोगे 3 इंटू 5 ट्रायल एंड देन ऑपरेटर, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ए भी निकल के आ गया। अब मैं जी आर एंड आर की बात करूं तो ईवी का अंडर स्क्वायर रूट ईवी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, तो हमारा कितना निकल के आ गया, ए बी हमने यहाँ निकाला, ईवी हमने यहाँ निकाला, इन दोनों का स्क्वायर रूट हमारा कितना हो गया, ईवी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। तो ये बेसिकली जी आर एंड आर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट वेरिएशन की। ये जितने भी मैं बात कर रहा हूँ इन सबकी अभी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। पार्ट वेरिएशन में जब हम बात करेंगे तो अगेन इसमें K3, इसमें हमें जरूरत पड़ेगी K3 की, और K3 डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्ट। तो नंबर ऑफ पार्ट हमारे कितने थे, अगेन इसमें हम G को अगेन फिर से हम कांस्टेंट रखेंगे, 1 मानेंगे, तो नंबर ऑफ पार्ट हमारे कितने हैं 5। तो अब मैं 5 अगेन उसी टेबल पे जाऊंगा मैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे 5, तो यहाँ कितना दे रखा है 2.48124, करेक्ट, 2.48124। देखो ये लगाया ना मैंने D2, ये D2 का जो वैल्यू वहां से उठाई और यहाँ रख दी, तो मेरा K3 कितना निकल के आ गया, K3 निकल के आ गया मेरा 0.4030। अब मेरा पार्ट वेरिएशन का जो फॉर्मूला है वो है RP इंटू K3, जो हमने रेंज निकाली थी एवरेज की, पार्ट एवरेज की, ठीक है। कहाँ है हमारा RP, ये रहा, ठीक है, ये रेंज निकाली थी ना, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप K3 की, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा पार्ट वेरिएशन। अब हमारे पास ई भी हो गया, ए भी हो गया, जी आर आर हो गया और पार्ट वेरिएशन हो गया, 4 वैल्यू अब तक हम निकाल चुके हैं, करेक्ट। फिर हम बात करेंगे टोटल वेरिएशन की। तो टोटल वेरिएशन का जो फॉर्मूला है हमारा स्क्वायर रूट अंडर रूट जी आर एंड आर का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर, यानी कि पार्ट वेरिएशन का जी आर एंड आर का। तो जी आर एंड आर हमारा ये रहा, पार्ट वेरिएशन ये रहा, हमने फॉर्मूला लगा दिया है, स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, करेक्ट, हमारे टोटल वेरिएशन निकल के आ गया। अब हम फाइनल स्टेट्स की तरफ है। अब हमें निकालना है कि हमारा जो सिस्टम है, अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, ई भी आ गया, ए भी आ गया, टी भी आ गया, पी भी आ गया, करेक्ट। अब हमें देखना है हमारा सिस्टम बेसिकली एक्सेप्टेबल है या नॉट एक्सेप्टेबल, जो मेजरमेंट सिस्टम है हमारा, ठीक है। तो उसका अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं, अगर मेरा जो जी आर एंड आर का परसेंटेज है वो मेरा अगर 10% से कम है तो इट मीन मेरा सिस्टम एक्सेप्टेबल है, एक्यूरेसी और प्रिसाइजनेस अच्छी है मेरे मेजरमेंट सिस्टम की। और अगर वो 10 to 30% के बीच में है तो इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, वो एक्सेप्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं पर्टिकुलर किस डायमेंशन को मेजर कर रहा था, करेक्ट, और क्या 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 स्टेट्स थे, क्या सिनेरियो थे, क्या पार्ट था, क्या उसकी एप्लीकेशन थी, करेक्ट। और अगर मोर देन 30% है तो मेरा मेजरमेंट सिस्टम अनएक्सेप्टेबल है, विद इमीडिएट इफेक्ट मुझे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम बात करें तो जी आर एंड आर हमारा कितना आ रहा है 34.33% आ रहा है। इट मींस हमारा जो सिस्टम है मेजरमेंट सिस्टम वो हमारा अनएक्सेप्टेबल है, उसमें बहुत ज्यादा इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है जिससे कि उसको इम्प्रूव किया जा सके, एक्यूरेसी और प्रिसाइज लेवल को अच्छा किया सके। तो उसका हमने क्या किया है, इसमें अगर आप देखोगे यहाँ देखो आर एंड आर डिवाइड बाई टोटल वेरिएंस, ठीक है, टोटल वेरिएशन और परसेंटेज, तो हमारा निकल के आ गया 34 पॉइंट। अगर मुझे मान लो एपरेजर का बेसिकली परसेंटेज निकालनी है, वेरिएशन का परसेंटेज निकालनी है तो मेरा 25.34 है, और इक्विपमेंट वेरिएशन निकालना है तो मेरा 23.17 है। इट मींस मेरा अभी अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन दिस डेटा व्हाट एवर वी हैव टेकन फॉर कैलकुलेशन, उस डेटा के बेस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं हमारा जो सिस्टम है वो हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बेसिकली था मेथोडोलॉजी जी आर एंड रेंज एंड एवरेज फॉलोइंग द क्रॉस गेज आर एंड आर मेथड, ठीक है। तो ये अब अगली जो एक मैं वीडियो बनाऊंगा अगली अनोवा पे बात करेंगे। अच्छा ये जो अभी हमने बात की है, ये बात करी है हमने किस पे, वेरिएबल डेटा पे। अब हम सेम
एक डेटा वेरिएबल है, दूसरा डेटा हो सकता है एट्रीब्यूट। तो जो मैं अगले वाली वीडियो में बात करूंगा, एट्रीब्यूट के केस में हम कैसे अपने सिस्टम को एनालिसिस करते हैं बेसिकली, उस केस में हम GR&R कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों का कोई और सजेशन हो आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल।